जय हिंद आप सभी को। और मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम जो है एक नए वीडियो के साथ जो है आज संज्ञा के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपने इस नए क्लास को। और संज्ञा को बस बहुत ही कम टाइम में जो है इसको क्लियर करेंगे। जो भी इसका कॉन्सेप्ट है या जो भी उसके जो है उदाहरण है या परिभाषाएं या कितने प्रकार होते हैं संज्ञा के, ये हम जल्द से ही क्लियर करेंगे। अपने जो एग्ज़ाम है SSC GD 2025 जो है उसको ध्यान में रख के हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा, हम सब ने पहले से ही संज्ञा को पढ़ रखा है। सबको पता है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम कोई संज्ञा कहते हैं। यानी इस दुनिया में कोई भी चीज़ जिसका हम नाम रख सकते हैं, बेसिकली उसको हम संज्ञा कह सकते हैं। सबसे पहले तो हम संज्ञा की परिभाषा को लिखेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा हमारी ये हो जाएगी, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी इस दुनिया में जो है जिसका भी हम नाम रख सकते हैं, किसी वो कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो या कोई स्थान हो या कोई भी हमारे मन का भाव है, अगर हम उसका नाम रख सकते हैं तो हम उसको आसान भाषा में हम बोल सकते हैं कि वो एक संज्ञा है। ठीक है। जैसे कि उदाहरण में आप देख सकते हो, कोई भी उदाहरण, जैसे कि आप किसी का भी नाम ले सकते हो। जैसे किसी का नाम है श्याम, कोई जगह का नाम है जैसे कि पडरौना, कोई भाव है हमारे मन का जैसे क्रोध। ठीक है। और कोई वस्तु है जैसे कि आपकी जो है मार्कर हो गया। ठीक है। तो ये सारे जो भी आप नाम लिख पा रहे हो, ये सब के सब जो है एक तरीके से संज्ञा होती हैं। ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान या भाव, इनको हम संज्ञा बोलते हैं। उदाहरण हमारे सामने है। अब हम जो है इसको जो है इसके भेद को देखेंगे कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो संज्ञा को अलग अलग जो है भेद से बांटा गया है। सबसे पहले देखते हैं, इसको आप साथ में लिखते चलेंगे। सबसे पहला होता है मूल के आधार पे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मूल के आधार पे संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो मूल के आधार पे संज्ञा के दो भेद होते हैं। संज्ञा के दो भेद होते हैं। पहला होता है यथार्थवाचक संज्ञा, यथार्थवाचक संज्ञा, और दूसरा हमारा होता है भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक का मतलब ये होता है जो चीज़ें दृश्य हैं, जिसको हम देख सकते हैं। जैसे कि कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है या कोई स्थान है, इन सब चीज़ों को हम देख सकते हैं। लेकिन जो है भाववाचक संज्ञा जो होती है वो अदृश्य होती है। हम इसको देख नहीं सकते हैं, ना ही छू सकते हैं। ठीक है। तो मूल के आधार पर अगर आपसे कभी कोई पूछे कि संज्ञा कितने भेद होते हैं, तो मूल के आधार पर संज्ञा के दो भेद होते हैं, एक यथार्थवाचक संज्ञा और एक भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अब आते हैं, एक और टाइप होता है, आपसे पूछ सकता है कि प्राचीन हिंदी के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं। एक नया पॉइंट डालेंगे। अगर पूछ ले कि प्राचीन हिंदी के आधार पे संज्ञा कितने भेद होते हैं, तो प्राचीन हिंदी के आधार पे संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो प्राचीन हिंदी के आधार पे संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं। ठीक है। अब वो कौन कौन से होते हैं तो हम इसको लिख लेते हैं। सबसे पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। दूसरा होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है हमारा भाववाचक संज्ञा। चौथा होता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा हमारा होता है समूहवाचक संज्ञा। तो अगर आपसे पूछे प्राचीन हिंदी के आधार पे संज्ञा कितने भेद हैं, तो प्राचीन हिंदी के आधार पे संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है। ये हमारे सामने है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। एक और इसमें क्वेश्चन पूछता है आपसे, इसमें आपसे पूछ सकता है कि आधुनिक हिंदी के आधार पे कितने भेद होते हैं। तो अभी तक हमने मूल के आधार पे देखा, प्राचीन हिंदी के आधार पे देखा। अब हम देखेंगे आधुनिक हिंदी के आधार पे, आधुनिक हिंदी के आधार पे संज्ञा कितने भेद हैं। तो आधुनिक हिंदी के आधार पे संज्ञा के जो भेद हैं वो 3 भेद होते हैं। ठीक है।
आधुनिक हिंदी आधार पे संज्ञा के 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा होता है हमारा भाववाचक संज्ञा। ये 3 भेद जो है ये आधुनिक हिंदी के आधार पे होते हैं। ठीक है, तो आपको अभी तक हमने जो है 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस किया। सबसे पहला तो संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, कि संज्ञा किसे कहते हैं, उसके उदाहरण को देखा। उसके बाद इसके भेद को देखा, तो अलग अलग तरीके से संज्ञा के भेद होते हैं। जैसे कि पहले हमने देखा कि मूल के आधार पे, तो मूल के आधार संज्ञा के 2 भेद होते हैं, एक यथार्थवाचक संज्ञा और एक भाववाचक संज्ञा। फिर हमने देखा प्राचीन हिंदी के आधार पर संज्ञा के भेद 5 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। उसी के साथ साथ हमने देखा आधुनिक हिंदी के अकॉर्डिंग, तो आधुनिक हिंदी के अनुसार जो है संज्ञा के टोटल 3 भेद होते हैं, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम इन सारे संज्ञा के जो भी भेद हमने अभी तक लिखे हैं उसको अब एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि किस संज्ञा में कौन सी चीज़ें आती हैं और किस संज्ञा को हम कौन सी संज्ञा के कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहला आप हेडिंग डालोगे, सबसे पहला हेडिंग डालोगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है कि किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम या किसी विशेष स्थान का नाम या किसी विशेष जो है भाव का नाम या जो है कोई भी चीज़ जो एक विशेष तरीके से उसका एक स्पेशल नाम होता है, उसी को एक व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक तरीके से आप ये कह सकते हो। इसकी अगर परिभाषा हम लिखेंगे, जिन संज्ञा शब्दों द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। यानी कि कोई भी ऐसा जो है नाउन या संज्ञा जिससे किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध जो हमें कराती है उसे हम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसको पहचानने का कुछ तरीका होता है, कुछ ट्रिक होता है। मतलब आप अगर इसको आप लिख लेते हो तो आप इजीली जो है उन शब्द को आप देख के बता सकते हो कि हाँ ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। तो कौन कौन से जो है चीज़ें जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती हैं, तो यहाँ से आप पॉइंट बना के लिखोगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ लिखोगे, यहाँ से कलर चेंज करता हूँ मैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में सबसे पहले आप लिखोगे कि सबसे पहले जो भी इसमें एक इसकी पहचान भी है, इसमें सदैव, इसमें हमेशा जो है किसका उपयोग होता है, तो इसमें सदैव एक वचन का प्रयोग होता है, एक वचन का प्रयोग होता है इसमें। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी भी अगर आपको जो ऑप्शन में है और कोई ऐसा शब्द है जो बहुवचन में है तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही होती है। तो इसमें जो है सदैव एक वचन का प्रयोग होता है। दूसरा पहचान ये होता है कि ये दृश्य होता है। दृश्य मतलब आप इसको देख सकते हो, छू सकते हो, ठीक है। दृश्य होता है यानी कि आप इसको छू सकते हैं। और तीसरा पहचान, एक और पहचान होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा का, वो ये होता है कि दुनिया में श्रेष्ठ होता है और अकेला होता है। मतलब ये इसके अलावा कोई नहीं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ताजमहल, तो ताजमहल के जैसा कोई और है क्या? कोई और पूरे दुनिया में कोई ऐसा इमारत ताजमहल के जैसा है तो बहुत, लेकिन ताजमहल नाम का सिर्फ एक ही पूरे दुनिया में इमारत है। इसलिए जो है ताजमहल एक ऐसा शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक और पहचान ये होता है कि दुनिया में अकेला होगा, दुनिया में अकेला होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से रिलेटेड हैं। अब जो है कुछ चीज़ और इसमें नोट करेंगे जो इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन सी चीज़ें व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले जो है, आप चाहो तो इसको साथ में लिखते चलेंगे जो भी चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ, और हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारा जो एग्ज़ाम है SSC GD
उसी एग्ज़ाम के थ्रू जो है, उसी जो है एग्ज़ाम को हम टारगेट करते हुए अपने जो सिलेबस है या जो पाठ्यक्रम है उसको जो है आगे बढ़ेंगे। वैसे जो है बहुत डिटेल में ये चीज़ें हैं, लेकिन हम जो है इतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो आप इसमें आप लिखोगे कि कौन कौन सी चीज़ें व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती हैं। तो यहाँ पे पॉइंट डालो आप, जितने भी व्यक्तियों के नाम होते हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम जो होता है, यानी व्यक्तियों के नाम आते हैं किसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, व्यक्तियों के नाम जितने भी दुनिया में व्यक्ति हैं और जितने भी उनके नाम हैं वो सभी के सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। आप कोई भी नाम ले लो, ठीक है, आप कोई भी नाम ले सकते हो, सुमित ले लो, करण ले लो, रिया ले लो, या जो भी। ठीक है, तो ये सभी नाम जो आप देख रहे हो व्यक्तियों के, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती हैं। दूसरा जो है देशों के नाम, जो भी देश होते हैं, इन देशों के सारे देश के नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे कि भारत हो गया, जर्मनी हो गया, अमेरिका हो गया। तो ऐसा कोई भी अगर देश का नाम आपको लिखा हुआ दिख जाए तो आपको तुरंत कौन सा ऑप्शन टिक करना होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक और आपको लिखना है इसमें, जितने भी नदी और झीलों के नाम होते हैं, जितने भी नदी व झीलों के नाम होते हैं वो सभी के सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। नदी और झीलों के नाम में कौन कौन से, जैसे गंगा नदी हो गया, यमुना नदी हो गया, नर्मदा नदी हो गया, और झीलों में कोई भी आप झील ले सकते हो। ठीक है, लोकटक झील हो गया, या फिर जो भी जितने भी झील हैं, तो जिसका हम नाम रख सकते हैं वो सभी के सभी किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और कौन सी चीज़ आते हैं, तो ग्रहों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जो भी ग्रह हमारे जो है सोलर सिस्टम में है, यानी कि सौरमंडल में, उनका नाम जो भी है तो वो सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे कि पृथ्वी एक ग्रह है जिस पे हम रहते हैं। दूसरा मंगल ग्रह हो गया, आपका बुध ग्रह हो गया। ये सभी के सभी जो है आपके किस में आएंगे, तो जातिवाचक संज्ञा में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। इसके साथ साथ आपके जितने भी दिनों के नाम होते हैं, दिन के नाम जो होते हैं, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, रविवार, ये सब के सब जो है सब के सब किस में आएंगे, तो सब के सब जो है ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जितने भी समाचार पत्र होते हैं जो हम पढ़ते हैं, वो सभी समाचार पत्रों के नाम भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। समाचार पत्रों के नाम, समाचार पत्र में कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, अमर उजाला हो गया, दैनिक जागरण हो गया, द हिंदू हो गया। तो ये सभी न्यूज़पेपर जो हम पढ़ते हैं, सब के सब जो है एक तरीके से अगर कोई पूछे कि कौन सी संज्ञा है, तो सभी के सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके साथ साथ एक और चीज़ होता है, जितने भी ग्रंथ होते हैं तो सभी के सभी ग्रंथों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे कि महाभारत हो गया, रामायण हो गया, कामायनी हो गई। ठीक है, ये सब के सब जो भी आप महाकाव्य या फिर देखते हो, ये सब इसी में आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में डिस्कस किया। और आपसे क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछेगा, आपसे पूछ देगा कि इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन देगा और उसमें से आपको पहचानना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि ये सब चीज़ें जो अगर आपको किसी चीज़ का नाम दिख जाए प्रॉपर, तो आप समझ लेना कि वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इंग्लिश में प्रॉपर नाउन जो होता है, यानी किसी चीज़ का प्रॉपर अगर आप नाम रख देते हैं तो वही होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आते हैं नेक्स्ट अपना सेकेंड हमारा पॉइंट क्या है, तो दूसरा हमारा संज्ञा का नाम है जातिवाचक संज्ञा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दूसरा हेडिंग डालेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को हम लिखते हैं, फिर उसको समझते हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। परिभाषा में लिखेंगे ऐसे संज्ञा शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द जिससे किसी जाति या उपजाति का
ऐसे संज्ञा शब्द जिससे किसी जाति या उपजाति का बोध होता हो, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। बोध होता हो, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। मतलब इसमें क्या होगा, बेसिकली आपको एक पूरे जाति की बात करेगा। जैसे कि अगर आपके सामने अध्यापक बोलूँ मैं, तो अध्यापक एक ऐसा शब्द है जो पूरे अध्यापक जो है कम्युनिटी को जो है क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो अध्यापक एक ऐसा शब्द है, जैसे इसके उदाहरण में आप लिख सकते हो, उदाहरण में हो जाएगा अध्यापक हो जाएगा, गाय हो जाएगी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी जातिवाचक संज्ञा में आती हैं, जैसे कि जो है शहर हो जाएगा, सिर्फ शहर का नाम नहीं। जैसे आपसे बोल दिया कि मैं जो है उस शहर में रहा करता था, जो है नाम नहीं दे रहा है, मतलब कोई शहर का नाम, सिर्फ शहर लिख रहा है। तो शहर अगर सिर्फ लिखा हुआ है तो ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। क्योंकि एक शहर के जैसे बहुत सारे शहर होते हैं। लेकिन अगर शहर का कोई नाम दे दिया कि मुंबई शहर में रहता था, तो मुंबई वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। सिर्फ नदी लिख दे, तो इस तरीके के शब्द जो है सभी के सभी किस में आएंगे, तो ये सारे शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा में आएंगे, ठीक है। इसका एक पहचान होगा, मतलब पहचानेंगे कैसे, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसको लिखते हैं, इसको स्टार मार्क करना है। जातिवाचक संज्ञा जो होगी वो सदैव बहुवचन में आएगा, मतलब इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। जातिवाचक संज्ञा क्या बनाया जा सकता है, बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे देखना अभी आप, जातिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन बनाया जा सकता है। ये पहला इसका जो है पहचान है। दूसरा पहचान आपका ये है, ये दृश्य होगा। जातिवाचक संज्ञा जो भी चीज़ें आप लिखोगे वो सभी दृश्य होंगी, जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, देख सकते हैं। और तीसरा पहचान आपका ये होगा कि ये जो है इसके जैसे और भी होंगे, इसके जैसे और भी होंगे। अब जैसे कि अध्यापक अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ अध्यापक एक ही नहीं होगा, पूरे दुनिया में बहुत सारे अध्यापक होंगे। गाय बोलूँ तो गाय भी बहुत सारे होंगे। कुत्ता बोलूँ तो बहुत सारे कुत्ते जो अलग अलग वैरायटी के। तो उस तरीके की, मतलब इसके जैसे और भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वैसे दुनिया में आप सबसे पहले सोच समझो कि कोई भी चीज़ जब दुनिया में आती है तो एक तरीके से वो जातिवाचक संज्ञा में, जैसे कि फ़ैन ही हो गया। अगर मैं सिर्फ पंखा बोलूँ तो पंखा जो है जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर पंखे में कोई स्पेशल नाम रख दूँ किसी पंखे का, जैसे कि कोई कंपनी का नाम रख दूँ कि हैवेल्स का पंखा है या ऊषा का पंखा है, तो जो है कंपनी का नाम जैसे ही जुड़ता है तो तुरंत आपका कौन सा संज्ञा बदल जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। या फिर जो भी चीज़ मैं बोलूँ, कोई भी चीज़, जैसे कि ये बोर्ड है, ये डिजिटल बोर्ड अगर मैं बोल रहा हूँ तो जातिवाचक। लेकिन डिजिटल बोर्ड में अगर कंपनी का नाम मेंशन कर दिया कि इस कंपनी का, तो फिर वो व्यक्तिवाचक। तो एक डिफरेंस होता है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम चीज़ें जो है शुरू में जो है स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ जो दुनिया में आती है वो एक जातिवाचक संज्ञा ही होती है। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, थर्ड हमारा द्रववाचक संज्ञा। द्रव का मतलब मटेरियल, नाउन। इंग्लिश में अगर पूछें तो आपने इसको पढ़ा भी होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इंग्लिश में इसको अगर देखते हैं तो मटेरियल नाउन, मतलब ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी वस्तु को जो है रिप्रेजेंट करती हैं, प्रदर्शित करती हैं, ठीक है, जो किसी चीज़ से बनी हुई है। वैसे अगर आपसे पूछूं तो द्रव्य के कितने जो है फॉर्म होते हैं, यानी कि प्रकार होते हैं, तो सबसे पहला होता है द्रव, ठोस, गैस। इसके अलावा भी इसके अलावा भी द्रव जो है और भी बहुत सारे फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कि आपका आता है प्लाज्मा के रूप में भी जो है द्रव पाया जाता है। इसका एक और रूप होता है, एक होता है बोस आइंस्टीन
कंडेंसेट। ठीक है, तो ये सारे जो है रूप हैं एक द्रव्य के, यानी एक जो है कोई भी वस्तु किस रूप में मिलती है, तो या तो ठोस अवस्था में हो सकता है, या द्रव अवस्था में हो सकता है, गैस अवस्था में हो सकता है, प्लाज्मा की अवस्था में हो सकता है, या बोथ एंड स्ट्रीम जो है कंडेंसेट की अवस्था में हो सकता है। बेसिकली हम ये तीन ही जो है इंपॉर्टेंट होता है, ठोस, द्रव और गैस। तो कोई भी अगर वस्तु है जो इन तीनों फॉर्म में आपके सामने अगर दिख रही है, तो उसको आप इजीली जो है द्रववाचक संज्ञा कह सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि जो है वायु, जो ऑक्सीजन होता है, वो कौन सा संज्ञा है, तो वायु जो है एक जो है क्या है, एक द्रव का एक अवस्था है, गैस की अवस्था है, तो इसको हम तुरंत आंसर कर सकते हैं कि ये द्रववाचक संज्ञा है। पानी बोलूँ कि पानी कौन सी जो है संज्ञा है, तो पानी भी जो है एक द्रव का ही अवस्था है, जिसको लिक्विड फॉर्म यानी कि द्रववाचक बोलते, तो ये भी जो है द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, मैं आपसे बोलूँ कि लकड़ी से कोई भी चीज़ बनाई जा सकती है, लकड़ी का मेज हो गया या फिर बेड हो गया, तो ये सभी चीज़ें जो हैं द्रववाचक संज्ञा आती हैं। मैं बोलूँ सोना, गोल्ड, तो गोल्ड भी एक द्रव होता है, यानी कि एक मैटर होता है, सब्सटेंस होता है, तो वो भी जो है आपके द्रववाचक संज्ञा में आएगा। मैं बोलूँ चांदी, तो जितने भी दुनिया में पदार्थ होते हैं या सब्सटेंस होते हैं, वो सब के सब द्रववाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरा हमारा द्रववाचक संज्ञा था। ठीक है, इसकी परिभाषा को लिखना है तो आप लिख सकते हो। परिभाषा लिखते हैं इसका द्रववाचक संज्ञा का। जिसको परिभाषा लिखना हो परिभाषा लिख सकता है। ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी पदार्थ या द्रव का बोध कराती हैं, उन्हें द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हो, ये जो हमारा जो है ये सब किस चीज़ का बोध करा रही हैं। ये जो हमने जो भी चीज़ें लिखा है उदाहरण में, वायु, लकड़ी, सोना, चांदी, ये सब किसी पदार्थ का रूप है या फिर वो उसी चीज़ से रिलेटेड हमें उसका जो है बोध करा रही है। तो इसी ऐसे शब्द जो है आपके द्रववाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, अब आते हैं आपके समूहवाचक संज्ञा में, जो चौथा टॉपिक है हमारा। फोर्थ नंबर पे टॉपिक होगा हमारा द्रव समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होगा, इसमें इसके नाम से आपको पता चल रहा हो कि इसमें एक ग्रुप होगा लोगों का या फिर वस्तुओं का या फिर किसी भी जगह का, मतलब पूरा जो है एक ग्रुप को बात होगी उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा आप लिखो। परिभाषा इसका होगा जिन शब्दों से एक ही जाति के जिस संज्ञा शब्दों से एक ही जाति का बोध होता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हो काफिला। काफिला एक ऐसा शब्द है जो कि किसको दिखा रहा है, समूह को दिखा रहा है, लोगों के समूह को दिखा रहा है। ठीक है, सेना में बोलूं तो सेना जो है एक सैनिकों के समूह को दिखा रहा है, जाति को दिखा रहा है। पुलिस, तो ये पुलिस के जवानों का एक जो है ग्रुप होता है, यानी कि जाति होती है, उसको पूरे को पुलिस कहते हैं। ठीक है, फिर आपके जो हो गया झुंड भी जो है एक पूरे समूह को दिखाता है।
ठीक है, बकरियों का झुंड, गाय का झुंड, तो इस तरीके का। उसके बाद से पुंज, पुंज होता है किरणों की पुंज, फूलों का गुच्छा हो गया, गुच्छा भी एक वर्ड होता है, फूलों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा। तो ऐसे शब्द जो है किसी जाति को दिखाते हैं तो सब के सब क्या कहलाते हैं, तो ये सब के सब समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, समिति हो गया, समिति में लोगों की समिति होती है, आपने देखा होगा कि जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग समिति बनाई जाती है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, श्रृंखला हो गया। तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो समूहवाचक संज्ञा को दिखाते हैं। अब जो सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग जो है लास्ट ईयर इसी से क्वेश्चन भी देखने को मिला है, भाववाचक संज्ञा, जो हमारे संज्ञा का लास्ट टॉपिक रहेगा। उसके बाद हमारा ये वीडियो कंप्लीट भी हो जाएगा। तो लास्ट टॉपिक लिखना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन भी होता है तो उसको क्लियर भी करते हैं। आपका लास्ट था भाववाचक संज्ञा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें होता है लोगों को, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको इजी वे में हम इसको लिखेंगे। ठीक है, भाववाचक संज्ञा की सबसे पहले आप परिभाषा लिखोगे। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा हो जाएगी, ऐसे संज्ञा शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द जिससे, ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी भाव का बोध कराते हैं, किसी भाव का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, अब सबसे इसमें एक पॉइंट लिखोगे आप, ऐसा संज्ञा जिसका गणना नहीं किया जा सकता है। अगर मैं आपको बोलूं कि वह व्यक्ति बहुत खुश है, तो क्या आप उसकी खुशी को गणना कर सकते हो किलो में या लीटर में या जिसमें भी आप मेजर करते हो? जो हमारे पास मेजर्स यूनिट्स होती हैं उसमें आप जो है उसको नहीं मेजर कर पाओगे। तो भाववाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा है जिसको हम जो है क्या नहीं कर सकते हैं, जिसकी गणना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी संज्ञा जिसकी गणना नहीं की जा सकती है, यानी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक और पॉइंट लिखोगे आप, यह अदृश्य होता है। भाववाचक संज्ञा जो होती है वो अदृश्य होती है, मतलब वो दिखती नहीं है, ये सिर्फ इसको आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो इसमें एक पॉइंट ये लिख सकते हो, अदृश्य होता है। जैसे मैं बोलूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा दुखी है, तो क्या उसके दुख को आप जो है देख सकते हो? दुख जो वर्ड है नहीं देख सकते हो, सिर्फ आप उसको महसूस कर सकते हो कि हाँ ये व्यक्ति जो है क्या है, दुखी है। ठीक है, तो ये दृश्य होता है। एक और चीज़ इसमें आप लिखोगे, जब बहुवचन बनाएंगे, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक का जब बहुवचन बनाएंगे तो वह जातिवाचक में बदल जाएगी। जब भाववाचक संज्ञा का जब बहुवचन बनाएंगे तो वह जातिवाचक संज्ञा में बदल जाएगी, जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि किसी भी भाववाचक संज्ञा का अगर आप जो है जाति बहुवचन बनाते हो तो तुरंत वो जातिवाचक में बदल जाएगा। जैसे अभी देखते हैं उदाहरण में, इसको आप लिख लो पहले। ठीक है, इसको लिखना है, ये इम्पोर्टेंट कुछ था और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है संज्ञा में, जिसमें कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना है। ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी भाव का बोध कराते हैं, इसकी गणना नहीं की जा सकती है, अदृश्य होते हैं, और जब भी हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो एक ही चीज़ में बदल जाता है, तो जातिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। जैसे कि आपका एक जो है वर्ड है चढ़ाई,
उदाहरण में अगर मैं बोलूँ तो उदाहरण में चढ़ाई, चढ़ाई एक भाव है, क्या है, जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। कोई बोले कि मैं चढ़ाई देख सकता हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। वो एक आप जो है पहाड़ के किसी स्लोप को देखोगे या कुछ भी, तो चढ़ाई एक भाववाचक संज्ञा। जैसे ही मैं इसका बहुवचन बनाता हूँ तो बहुवचन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चढ़ाइयाँ। तो जैसे ही मैंने भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनाया और जो नया शब्द हमारे पास आया ये चेंज हो गया, क्या बन जाता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो इस चीज़ को थोड़ा क्लियर करके रखेंगे, ठीक है, कि कभी भी अगर कोई भाववाचक संज्ञा है और उसको जब भी हम बहुवचन कर देंगे तो जातिवाचक संज्ञा में बदल जाएगी, ठीक है। इसके जो है कौन कौन से उदाहरण होते हैं, क्या क्या चीज़ें भाववाचक संज्ञा में आती हैं, तो इसको आप लिखो। जैसे कि होता है क्रोध, क्रोध हो गया, सुंदरता हो गया, बुढ़ापा हो गया। बुढ़ापा भी एक जो है भाव है। आप किसी के बुढ़ापा को नहीं देखते हो, आप जो है एक अवस्था है तो आप उसको नहीं देख सकते हो, सिर्फ आप जो है ऐसा महसूस करते हो कि ऐसा अगर होगा स्किन ढीला हो जाएगा, ऐसे झुर्रियाँ पड़ जाएंगी चेहरे पे, या बाल जो है सफ़ेद हो जाएंगे, तो उस तरीके के अवस्था को आप बुढ़ापा बोलते हो। बुढ़ापा रियल में आप नहीं दे सकते हो। क्रोध हो गया, सुंदरता हो गया, बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गई, खुशी हो गई, तो इस तरीके के कुछ शब्द जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब जो है भाववाचक संज्ञा में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। भाववाचक संज्ञा जो है आप इसको बदल सकते हो कई अलग अलग चीज़ों में, जैसे जातिवाचक संज्ञा बदल सकते हो, आप जो है उसका विशेषण बना सकते हो, आप उसका सर्वनाम बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके से जो है आप अपना कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं कुछ चीज़ें लिखूँ तो आप इसमें एक चीज़ लिखो, इसमें आप एक चीज़ लिखो, भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो होगा जातिवाचक सर्वनाम, विशेषण, अव्यय व क्रिया से होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो होता है वो जातिवाचक, विशेषण, क्रिया, भाववाचक संज्ञा के निर्माण जातिवाचक, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम व अव्यय से होता है। कैसे होता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से हम कैसे भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आता है, कुछ ऐसे संज्ञा में लिखूंगा जो जातिवाचक है, हम उनका भाववाचक बनाएंगे। जैसे कि सबसे पहला है मानव। तो मानव एक पूरे जाति का बोध कराता है कि नहीं कराता है, बिल्कुल करा रहा है। तो मानव से अगर मैं किसी जो इसमें अब मैं क्या जोड़ दूं तो जो है भाववाचक बन जाएगा। जातिवाचक से मैं भाववाचक बनाना, तो मानव एक जो है जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जैसे ही मैं मानव में ता जोड़ दूंगा, मानवता जोड़ दूंगा, तो मानवता एक भाव होता है। क्या होता है, भाव, इंसानियत जिसको आप बोलते हो, इंसान और इंसानियत, ठीक है, तो एक भाव होता है। और भी बहुत सारा है। पुरुष, पुरुष एक जो है पूरी जाति का बोध कराता है, लेकिन जो है पौरुष, पौरुष एक भाव है। बूढ़ा, बूढ़ा जो है पूरे जाति का बोध करा रहा है, लेकिन अगर मैं बूढ़ा में पा जोड़ दूँ, बुढ़ापा, तो बुढ़ापा एक पूरा किस चीज़ को दर्शा रहा है, भाव को दिखा रहा है। तो जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा का भी निर्माण कर सकते हैं। ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, सर्वनाम से भी जो है, सर्वनाम से भी जो है भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है। सर्वनाम से चेंज किया सकता है भाववाचक संज्ञा। जैसे देखना, अभी आप लिख दूं अपना, अपना एक सर्वनाम है कि नहीं है, माई, इसको इंग्लिश में अगर बोलूँ अपना तो माई हो जाएगा, ठीक है, मेरा या अपना। तो इसको जो अगर मैं लिखूं तो इसका जो है भाववाचक संज्ञा कैसे होगा,
अपनापन, अपनापन, अपनापन जो है ये इसका क्या आ जाएगा, जो अपनापन नया शब्द बन के आया है ये एक भाववाचक संज्ञा बन के आया है। अह का मतलब होता है मैं, खुद की बात कर रहा है, लेकिन मैं अह में अगर एक में जो है कार जोड़ दूँ तो अहंकार एक नया शब्द आया जो कि किसको दिखा रहा है, तो एक भाव को दिखा रहा है। ठीक है, तो सर्वनाम से भी जो है भाववाचक संज्ञा का जो है क्या चीज़ जो है भाववाचक संज्ञा में निर्माण किया जा सकता है। इसके साथ जो है आगे देखेंगे अव्यय शब्द से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। तो अव्यय आता है आपका जैसे निकट, निकट एक शब्द है, एक अव्यय है। अगर इससे आपको भाववाचक पूछे तो निकटता, निकटता एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछूं मैं दूर, दूर भी एक भाववाचक है, तो इसका अगर मैं संज्ञा बनाऊं तो दूरी, भाववाचक संज्ञा का हो जाएगा दूरी हो जाएगा। तो ये हो गया अव्यय से भी। विशेषण से भी जो है, विशेषण शब्दों से भी जो है भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। विशेषण से भाववाचक, जैसे कि मैं बोल लूँ कि वह व्यक्ति बहुत सुंदर है, तो सुंदर जो है उसका क्या हो जाता है, विशेषता हो जाता है, यानी विशेषण उसको बोलते हैं। लेकिन अगर उससे आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है तो सुंदर में ता जोड़ दोगे तो सुंदरता हो जाएगा। सुंदरता एक मन का भाव होता है। ठीक है, इस तरीके से कठोर, कठोर एक विशेषता है, जैसे कि यह जो है वस्तु बहुत कठोर है, ये पत्थर बहुत कठोर है, लेकिन कठोर में जैसे ता जोड़ दोगे कठोरता, तो कठोरता क्या हो जाएगा, तो एक जो है भाववाचक हो जाएगा संज्ञा। इसी के साथ जो है अब क्रिया को देख लेते हैं, क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जा सकता है, तो क्रिया में आता है आपका लिखना, तो इसका भाववाचक बनाना तो हो जाएगा लिखाई, क्या हो जाएगा, लिखाई। एक होता है क्रिया चढ़ना, तो इसका भाववाचक हो जाएगा चढ़ाई। और इसी चढ़ाई का अगर मैं बहुवचन बना दूं तो हो जाएगा चढ़ाइयाँ। और ये चढ़ाइयाँ कौन सा हो जो संज्ञा होगा, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इस आज के क्लास में हमने जो है संज्ञा को जो है हमारे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी कि संज्ञा क्या होता है, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, और हर एक प्रकार को हमने काफ़ी डिटेल में देखा कि किसको कौन सी संज्ञा के कैटेगरी में हम रखते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारे जो है टॉपिक क्लियर हुए होंगे जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बाकी अगर आपको कोई डाउट रहता है या कोई आपके जो है मन में कोई क्वेश्चन रहता है तो आप जो है कमेंट में भी पूछ सकते हो कि ये चीज़ें क्या होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए